जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, इंडियन नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे कि आईएनएस विशाल के नाम से जाना जाता है, उसके लिए यूके और फ्रांस ने भारत के लिए एक बड़ी पेशकश की है, क्योंकि इंडियन नेवी चाहती है ऑलरेडी कि भाई हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। और यही वजह है कि यूके और फ्रांस भी चाहते हैं कि वो भारत के साथ मिलकर इस मेगा एयरक्राफ्ट कैरियर को जॉइंट वेंचर यानी कि साझेदारी के साथ बनाने की पेशकश कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आईएनएस विशाल जो है वो काफी आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ईमेल्स होंगे जिससे कि भारी फाइटर जेट्स और एडवांस ड्रोन्स को भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। फिलहाल अभी तो भारत का फोकस है IAC-2 पर, जो कि 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हालांकि ये भी आईएनएस विक्रांत की तरह स्टोबार कैरियर होगा, लेकिन दोस्तों आईएनएस विशाल भारत का सुपर कैरियर होगा जिसकी डिस्प्लेसमेंट 65 से 70,000 टन के बीच होगी। अब बात करते हैं पहले फ्रांस की, उसने क्या पेशकश कर रखी है भारत के लिए। फ्रांस की नेवल ग्रुप ऑलरेडी दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने को लेकर बात कर रही है। खास करके वो खुद भी अपना एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के साथ अपना पैंग कैरियर का जो डिजाइन है उसे शेयर करने की पेशकश कर रहा है। ये डिजाइन 75,000 टन तक का है और इसमें इमेल्स जैसे हाईटेक सिस्टम्स होंगे। वहीं यूके की बात करें तो वो भारत के साथ मॉडर्न लॉन्च टेक्नोलॉजी और कैरियर डिजाइन में सहयोग करना चाहता है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि भारतीय नौसेना यूके के साथ ऑलरेडी 2 कैरियर ऑपरेशंस भी कर चुकी है और ये दोनों ही देश फ्रांस और यूके भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी वादा कर रहे हैं, ताकि भारत ईमेल्स जैसे टेक्नोलॉजी पर अमेरिका पर निर्भर ना रहे, खास करके अमेरिका की देरी पर निर्भर ना रहे। और अगर सब कुछ सही समय पर चलता है तो 2035 तक 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भारतीय नौसेना के पास होंगे। इससे भारत की इंडो पैसिफिक में मजबूती और ज्यादा हो जाएगी और भारतीय नौसेना भी मॉडर्न नौसेनाओं की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। हालांकि ऑलरेडी है ही, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर से दोस्तों प्रेशर पड़ता है दुश्मनों के ऊपर भी। दोस्तों डीआरडीओ की विशाखापट्टनम स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब ने एक नई पीढ़ी की मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को सफलतापूर्वक विकसित किया। यह सिस्टम भारतीय नौसेना के माइन काउंटर मेजर मिशन को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाएंगे। इस नई टेक्नोलॉजी में कई AUVs शामिल है, जिनमें साइड स्कैन सोनार, अंडर वाटर कैमरे मेन पेलोड के रूप में लगे हैं। इनकी मदद से पानी के अंदर रियल टाइम में माइन जैसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स को पहचानना और क्लासिफाइड करना काफी आसान हो जाएगा। AUV में लगे डीप लर्निंग बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन एल्गोरिथम बिना इंसानी दखल के माइंस को पहचान लेते हैं। इससे ऑपरेटर का काम कम हो जाता है और मिशन का समय घट जाता है। इन व्हीकल्स में मजबूत अंडर वाटर अकॉस्टिक कम्युनिकेशन भी दिया गया है, जिससे मिशन के दौरान AUV आपस में डेटा साझा कर पाते हैं और ये सिचुएशनल अवेयरनेस को भी काफी बढ़ाता है। दोस्तों डीआरडीओ ने डापा रडार पर काम करना शुरू कर दिया है। डापा यानी कि डिजिटल एक्टिव फेज्ड एरे रडार। दोस्तों ये S-band 4D मल्टीफंक्शन आईथ रडार है, जो तेज रफ्तार फाइटर जेट से लेकर ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इस रडार की सबसे बड़ी विशेषता तो दोस्तों ये है कि इसका पूरी तरह से डिजिटल आर्किटेक्चर होगा, जिसमें कि कई तरीके के फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि डिजिटल TR मॉड्यूल्स, जिसमें कि एक साथ ये कई बीम बना सकता है और इससे 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस काफी तेज हो जाती है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सिग्नल ओवर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी, मतलब सिग्नल लॉस कम होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तीसरा फीचर इसका होगा एडेप्टिव बीफॉर्मिंग, यानी कि दुश्मन की जैमिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी साफ ट्रैकिंग ये करता रहेगा। चौथा फीचर होगा इसका रोटेशन और स्टारिंग मोड्स, मतलब मिशन के हिसाब से ये अपने मोड्स को चेंज कर सकता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। ऊंचाई कवरेज की बात की जाए तो 30 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर। और ये 4D रडार दोस्तों रेंज, दिशा, ऊंचाई और स्पीड चारों को एक साथ ट्रैक करता है। मतलब साफ है कि ये रडार आने वाले समय में भारत के IACCS एयर डिफेंस नेटवर्क का मजबूत हिस्सा बनेगा। डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके ज्यादातर पार्ट्स जैसे कि प्रोसेसर, TR मॉड्यूल्स और सिग्नल यूनिट्स सब भारत में तैयार हो चुके हैं। फिलहाल अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। 2026 तक पूरे सिस्टम का फील्ड ट्रायल शुरू हो जाएगा और प्रोडक्शन तो आप सबको मालूम है कि ये प्रोडक्शन का काम जाएगा बेल के हाथ में और 2028 से 29 के बीच इसे डिप्लॉय भी किया जा सकता है। ये रडार दोस्तों भारत के एयर डिफेंस में एक नई बढ़त देगा और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। दोस्तों इंडियन आर्मी ने बफोर्स FS-77 हॉविट्जर गनों के लिए एक बड़ा अपग्रेड प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और ये बफोर्स वही है जिसने कारगिल में भारत को एक जबरदस्त बढ़त दिलाई थी। भारतीय सेना अब इन बफोर्स तोपों के रिकॉइल सिस्टम और APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव से अपग्रेड कर रही है। 40 साल पुराने इन बफोर्स गनों में दोस्तों अभी तक हाइड्रोलिक सिस्टम और डीजल वाले APUs कई बार ऊंचाई वाले इलाकों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में फेल हो जाते हैं और यही वजह है कि इंडियन आर्मी अब इन्हें इलेक्ट्रिक ड्राइव टेक्नोलॉजी पर ले जाने का फैसला कर रही है। इसमें कई सारी चीजें बदली जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक रिकॉइल सिस्टम, इलेक्ट्रिक APU जो कि बैटरी पावर्ड होगा। इससे दोस्तों बैरल लाइफ भी 50% तक बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी ATAGS है उसके मॉडर्न डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से ये पूरी तरह कंपैटिबल भी हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है हैदराबाद की एंटी पावर सिस्टम, जो कि इस अपग्रेड का L1 विनर बनी है। और हैदराबाद की ये कंपनी दोस्तों आर्मर्ड व्हीकल्स और ड्रोन के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाती है।
पहले फेज में लगभग 200 बोफोर्स गन्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कि 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और 2026 से दोस्तों इलेक्ट्रिक अपग्रेड वाली बोफोर्स के फील्ड ट्रायल शुरू हो जाएंगे। मतलब साफ है कि दोस्तों ये गन अगले 15 से 20 साल तक आधुनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। वहीं दोस्तों आईआईटी कानपुर ने अपना स्टेल्थ यूकैफ यानी कि अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के 2 स्केल मॉडल दिखाए हैं। ये कोई साधारण मॉडल नहीं है, बल्कि ये डीआरडीओ के घातक स्टेल्थ ड्रोन के लिए भारत में विकसित ऑटो पायलट सिस्टम की टेस्टिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। आईआईटी कानपुर का एरोस्पेस डिपार्टमेंट डीआरडीओ के साथ मिलकर स्वदेशी ऑटो पायलट्स बना रहा है। ये वही ऑटो पायलट है दोस्तों जो घातक जैसे स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन को बिना जीपीएस के भी उड़ने, टारगेट खोजने और मिशन पूरी करने की क्षमता देंगे। आईआईटी कानपुर के एक सेमिनार में दोस्तों इसके 2 मॉडल दिखाए गए। दोनों का डिजाइन घातक की तरह है, यानी कि फ्लाइंग विंग स्टेल्थ डिजाइन। पहला मॉडल है सफेद कलर का और दूसरा मॉडल है ग्रे कलर का, और इन दोनों ही मॉडलों को आईआईटी कानपुर के रनवे पर लगातार उड़ाए गए हैं। इनमें IMU सेंसर्स लगे हैं जो पिच, यॉ और रोल का डेटा भेजते हैं, और ये डेटा सीधा जाता है मशीन लर्निंग और AI मॉडल में, यानी कि ये मॉडल घातक के ऑटो पायलट का दिमाग तैयार कर रहे हैं। और इन मॉडलों का जो डेटा है वो घातक के फुल स्केल टेस्टिंग, जिसकी पहली उड़ान 2026 में होगी, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। और इवन दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट ये दिखाता है कि भारत का स्टेल्थ ड्रोन अब सिर्फ विजुअल नहीं है, बल्कि AI ड्रिवन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बनने की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के लिए जो इंजन बनाया जाएगा वो आने वाले 30 सालों की एरोस्पेस क्षमता को भी बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि इंजन पूरी तरीके से भारत में बनेगा, एक भी कंपोनेंट विदेश से नहीं आएगा। यहाँ पर फ्रांस की कंपनी साफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स ने भारत को जिस 120 से 140 किलो न्यूटन का नेक्स्ट जनरेशन के टर्बोफैन इंजन बनाने का प्रस्ताव दिया है, ये इंजन खासतौर पर AMCA Mark II के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसमें साफरान का वादा साफ है कि भाई वो तो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के साथ करेगा, मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी पूरी, कोई भी पार्ट विदेश से नहीं आएगा। और जो टेक्नोलॉजी दोस्तों पहले सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, यूके जैसे देशों के पास थी, अब उसी लेवल की टेक्नोलॉजी भारत में बनेगी, जिसमें कि सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड, 2100 के टर्बाइन एंट्री टेम्परेचर, डिजिटल इंजन कंट्रोल यूनिट, 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग, 20% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब साफ है कि भारत का ये नया इंजन अमेरिकी GE F414 इंजन से लगभग 40% ज्यादा पावरफुल होगा। फ्रांस के साफरान ने कहा कि उनका नया इंजन AMCA के वर्तमान डिजाइन में बिना किसी रीडिजाइन के भी फिट हो सकता है। यहाँ पर साफरान की दोस्तों ये भी योजना है कि HAL, टाटा, गोदरेज जैसी कई प्राइवेट कंपनियों को पूरी सप्लाई चेन सौंप दी जाए, जिससे कि 400 तो 600 इंजन AMCA Mark II के लिए बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर 1100 इंजन की भारत को 2035 तक जरूरत है। टाइमलाइन की बात की जाए तो GTRE और साफरान मिलकर 2027 तक सब स्केल रिग टेस्ट शुरू करेंगे। 2030 तक फ्लाइंग टेस्ट बेड तैयार किया जाएगा। AMCA Mark II के लिए प्रोडक्शन इंजन 2035 के आसपास ही तैयार हो पाएगा। और ये प्रोजेक्ट एक बार सफल हो जाता है तो भारत चुनिंदा देशों की लिस्ट में पहुंच जाएगा जो कि खुद अपना हाई थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन बनाते हैं। इवन दोस्तों ये प्रोग्राम कावेरी इंजन की कमियों को भी कवर करेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत के LCA Mark II को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ADA ने पहली बार एक इंडिजिनस ब्रॉडबैंड रेडॉम और इंटीग्रेटेड पोलराइजर बनाने का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया, यानी कि LCA Mark II का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अब पूरी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी पर चलेगा। ये रेडॉम 2 से 18 गीगाहर्ट्ज तक की EW फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट करेंगे, दुश्मन की जैमिंग को काटेंगे। बताया जा रहा है कि अल्फा डिजाइन और बेल जैसी कंपनियां इस रेस में शामिल है, क्योंकि तेजस Mark II की पहली टेस्ट फ्लाइट 2028 से 29 के बीच है, और इसके जरिए दोस्तों तेजस Mark II की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रांस ने दोस्तों अपनी न्यूक्लियर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ASMPAR की तस्वीर दिखाई है। ये नई मिसाइल अब उनकी नौसेना के राफेल मरीन पर भी ऑपरेशनल है, यानी कि चार्ल्स डी गॉल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से न्यूक्लियर स्ट्राइक की क्षमता अब और ज्यादा घातक हो गई है। ASMPAR Mach 3 की सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है, रेंज 600 किलोमीटर है, और ये 100 से 300 किलोटन का सिलेक्टेबल न्यूक्लियर यील्ड ले जा सकती है। और राफेल M से दोस्तों इसका टेस्ट लॉन्च भी हो चुका है, लेकिन फ्रांस अब हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल पर काम कर रहा है, जो कि यूरोप में न्यूक्लियर पावर गेम बदल सकता है। इसके अलावा चाइना ने अपने एम्फीबियस असॉल्ट शिप सिचुआन के सी ट्रायल शुरू कर दिए, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा है, और ये टेक्नोलॉजी वही है जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर इस्तेमाल होती है। इस तकनीक के जरिए इस शिप पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तेजी और स्मूथ तरीके से लॉन्च किए जा सकते हैं। कैटापल्ट्स के मुकाबले ईमेल्स काफी आधुनिक और इफेक्टिव माने जाते हैं। सिचुआन चाइना का पहला टाइप 076 क्लास का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसका डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन से ज्यादा है, और ये डुअल आइलैंड डिजाइन और फुल लेंथ फ्लाइट डेक के साथ आता है। और इसमें चाइना फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एम्फीबियस व्हीकल्स और अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नया जहाज चाइना की ताइवान के खिलाफ संभावित आक्रामक कार्रवाई में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
इसके अलावा ट्रैकिंग वेबसाइट जिसमें अक्सर ये देखा जाता है कि कौन सा जहाज कब किस समय कहां उड़ रहा है, वो सारा डेटा दिखाती है ऑनलाइन। अभी हाल ही में इस ट्रैकिंग वेबसाइट पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का C-130J सुपर हरकुलिस, जिसका कॉल साइन ड्रैगन है, वो सीधा कराची एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा है। लेकिन क्या ये बात सच हो सकती है? क्या इंडियन एयरफोर्स का विमान पाकिस्तान में घुस गया था, या फिर ये सब जीपीएस स्पूफिंग का खेल है? अभी कल की बात है दोस्तों, जब फ्लाइट ट्रैकर्स वेबसाइट पर इंडियन एयरफोर्स का C-130J की लोकेशन अचानक कराची में दिखने लगी। फिर उसका रूट अचानक से पाकिस्तानी तट के बहुत पास पहुंच जाता है, यानी कि सर क्रिक एरिया में। जैसे ही ये ट्रैक सोशल मीडिया पर आता है तो इंट्रूजन की अफवाह फैल जाती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई बिल्कुल अलग है इस सब चीज की। दरअसल इंडियन एयरफोर्स का C-130J भुज एयरफोर्स स्टेशन में उड़ रहा था, वो भी पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के मिलिट्री रडार सिस्टम ने भी असली ही रूट देखा होगा, ना कि कोई घुसपैठ और ना ही कोई गलत मूवमेंट की। यानी कि उनको भी पता चल रहा है कि भारतीय विमान जो है वो अपने एयर स्पेस में उड़ रहा है और भारत ऑलरेडी अपने एयर स्पेस में उसको ऑपरेट कर रहा है। लेकिन फ्लाइट ट्रैकर्स वेबसाइट पर इसकी लोकेशन अचानक कराची पहुंच जाती है। इसके पीछे मैंने बताया ना कि जीपीएस स्पूफिंग का ही काम है। और पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के एयर स्पेस में 800 से ज्यादा जीपीएस गड़बड़ियां पाई गई है। पूरे भारत में 450 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और डीजीसीए ने भी 10 मिनट के अंदर रिपोर्टिंग अनिवार्य की है, क्योंकि इस वक्त वेस्टर्न सेक्टर में भारत की त्रिशूल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज की मूवमेंट चल रही है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो जीपीएस स्पूफिंग से ट्रांसपोंडर गलत लोकेशन पकड़ लेता है और सॉफ्टवेयर उसे किसी नजदीकी एयरपोर्ट से ऑटो साइन कर देता है, जैसे कि इस केस में कराची का दिखाया गया। जो एक्सपर्ट भी हैं वो ये कहते हैं कि ये क्लासिक स्पूफिंग सिग्नल है। ट्रांसपोंडर फेक जीपीएस पकड़कर कराची को डिफॉल्ट लोकेशन मान लेता है। और कई बार तो दोस्तों ट्रांसपोंडर में भी ग्लिच आते हैं, जहां पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट जानबूझकर सिग्नल ऑन ऑफ करते हैं ताकि लाइव ट्रैकिंग से बच सके। हालांकि दोस्तों जीपीएस स्पूफिंग का भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर खतरा भी माना जा रहा है। तो फिलहाल इतने अभी देखिए टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।